नमस्ते विद्यार्थियों, एमजेसी लर्निंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारे पाठ्य पुस्तक युवक भारती के गद्य विभाग से ओजोन विघटन का संकट इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि भाग 2 है। ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक है श्री डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। विद्यार्थियों, भाग 1 में हमने डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का परिचय लिया था, उनकी कृतियाँ, उनका विधा परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन किया था। अब इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, जो कि हम निम्न कक्षाओं से ही करते आ रहे हैं। बच्चों, प्रदूषण के प्रकार बताइए। हाँ, प्रदूषण के प्रकार सभी परिचित है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ऐसे कई प्रदूषण हैं जिसे हम परिचित है। लेकिन ये जो पाठ दिया गया है वो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि एक प्रदूषण का ही वो प्रकार है। तो इस पाठ को हम विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर वर्तमान युग में पर्यावरण की समस्या पर हम देखें तो आज बहुत सारी समस्याएं हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जल, भूमि, वायु, ध्वनि, ऐसे कई प्रदूषण जो है हम मानव जाति उत्पन्न कर रहे हैं, और जिससे हमारे ही जीवन में उसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो इसे हम पाठ के माध्यम से विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जो पाठ लिया गया है उसे छोटे छोटे भागों में यहाँ मैंने आपको परिच्छेद दिया है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका वाचन मैं करती हूँ और फिर स्पष्टीकरण। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिक का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची हुई है। अर्थात विद्यार्थियों, वर्तमान युग में जो है वो वैज्ञानिक युग है, आपको भी पता है, और उद्योग जगत है ये। और इस उद्योग जगत में अपने आप को विकास की ओर ले जाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने भी सुना है कि पेड़ों की कटाई की जा रही है। पेड़ नहीं है तो हमारा जनजीवन भी नहीं होगा। उसी तरह से समस्या यहाँ पर और भी दी गई है। विकास की इस होड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। हम जानकारी ही नहीं होती हमें, और हम कई प्रदूषणों को जन्म दे देते हैं हमारे फायदे के लालच में। हमारे भूमंडल में हवा और पानी पूरी तरह से अछूती नहीं रही है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। इस बात से आप भी परिचित हैं। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। आजकल जल प्रदूषण का प्रमाण तो बहुत अधिक बढ़ गया है। लेकिन विद्यार्थियों, इस कोरोना महामारी के संकट में आपने देखा होगा, जब लॉकडाउन पीरियड चालू है, कई समाचार ऐसे आए कि हमारे जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर साफ़ सुथरी हो गई है, जल कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अर्थात ये क्या है, प्रकृति दिखाना चाह रहा है कि हम प्रकृति को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। आज प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ये उसका एक पहलू है। अगर इस पहलू को हम समझ के चलें तो शायद आगे हम इन प्रदूषणों को कम कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल में घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषित होने से
अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं, वरन पानी के लिए होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयानक है, लेकिन इसे किसी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही हैं, धरती पर संशोधन के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है, समूची परिस्थिति का तंत्र है। विद्यार्थियों, ऐसे तो कहा जाता है कि सबसे अत्यधिक जो प्रदूषित हो रहा है वो है जल। आज जल सब तक स्वच्छ रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, और जो विद है वो ऐसे कहते हैं कि आज से 25 साल के बाद में जो विश्व युद्ध होगा वो कोई राजनीतिक युद्ध नहीं होगा, सामाजिक युद्ध नहीं होगा या आर्थिक युद्ध नहीं होगा, वो जल के लिए युद्ध होगा। तो हमें भविष्य के बारे में सोचकर इसे ज़रा गहन अध्ययन करना है विद्यार्थियों। क्योंकि अगर हमने प्रदूषण को कम नहीं किया, जल को संचित नहीं किया, तो हम एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। अगला देखिए, जिस तरह चरमारा गया है उसके चलते कुछ भी संभव नहीं है। फिलहाल अब यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, वो हम विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि ऐसे तो आप सभी प्रदूषण के बारे में परिचित है, उसी में एक और प्रदूषण होता है जो कि सूर्य से हमें उसका विकिरण निकलता है, और वो है पराबैंगनी किरणें। और उस पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए हमारे पृथ्वी के ऊपर एक परत है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। इंग्लिश में उसे ओजोन लेयर कहा जाता है। वो भी एक प्रदूषण का प्रकार है जो कि हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, वह है ओजोन विघटन का संकट। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि ओजोन जो परत है वो धीरे धीरे उसे क्षति पहुंचती जा रही है। अगर उसे क्षति पहुंच रही है तो वो हमारे जीवन में बहुत ही नुकसान होने वाला है, तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समुची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। प्रश्न उठता है, ये ओजोन है क्या? यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है? इसका विघटन क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है? और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इसे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियात कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर आपने पहले भाग को स्मरण किया तो पहले भाग में हमने देखा था कि ओजोन परत क्या होती है। फिर भी चलिए हम इसे देखते हैं कि हमारे मन में कौन कौन से प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। ओजोन क्या है? ओजोन कहाँ स्थित है? ओजोन की उपयोगिता क्या है? ओजोन संकट क्या है? और पृथ्वी पर इसका क्या खतरा है? यहाँ पर जैसे आपको भाग 1 में चित्र दिखाया गया था, यहाँ भी चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये सूर्य जो है कई किरणों से, विषैली किरणों से बनी हुई है, और उसमें से एक किरण निकलती है जिसे कहते हैं पराबैंगनी किरणें। और ये जो पृथ्वी के ऊपर आपको ब्लू नीला कलर का एक भाग दिखाई दे रहा है वो है ओजोन लेयर, वो है ओजोन परत, जो कि सूर्य से आ रहे विषैले पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकने का कार्य करती है। इसे कहा जाता है ओजोन लेयर या ओजोन परत। किस तरह से वो हमारे लिए फ़ायदा है, किस तरह से पराबैंगनी किरणें हमारे लिए नुकसान है, वो आगे पढ़ते हैं। अभी ओजोन कैसे बना है उसका अध्ययन करते हैं।
ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। यह गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति के तीक्ष्ण और विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने के लिए जलन पैदा करती है, लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाई दिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बनते हैं ओजोन का एक अणु। तो विद्यार्थियों, इस तरह से बताया गया है कि ये जो ओजोन गैस है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन यह वायुमंडल में रहकर उस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। चलिए, धरती पर जीवन फल फूल रहा है इस ओजोन परत की वजह से ही धरती पर हम जीवित है, सुरक्षित है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई गई है। अगर इस चित्र में देखें विद्यार्थियों, तो देखिए पृथ्वी के ऊपर जो एक भाग है, परत है नीले रंग का, वो पृथ्वी से लेकर उस नीले रंग की दूरी, वो कितनी दूरी है इसकी? 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वायुमंडल का क्षेत्र स्ट्रोफियर्स कहलाता है। ओजोन के सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं, सौर विकिरण के तमाम तरह के किरणें हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा बच्चों कि सूर्य में जो है वो कई विकिरण होती है, जिसमें से एक होती है हमारी पराबैंगनी किरणें, जो हमारे लिए घातक है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में कई रोगों को उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने अभी पिछले चित्र में देखा, यह पृथ्वी है। ये जो नीला भाग दिखाई दे रहा है वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक परत, जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और ये जो घेरे हुए है, यहाँ पे सूर्य है। सूर्य की कई विकिरणें हैं, जिसमें से एक है पराबैंगनी किरणें, और उसको धरती पर आने के लिए रोकने का काम कर रहा है ओजोन लेयर, ओजोन परत। अगला, हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की तरह सतह पर चली आए तो इंसान के लिए यह नुकसान हो सकता है। इस पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा में कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग को उत्पन्न हो सकता है। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य क्षत्रिय धूप और स्थिति को ओजोन की परत घातक किरणों से बचाती है, इसीलिए प्राय इसे ओजोन छतरी के नाम से पुकारते हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं और इससे के तले सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ से हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। इस दौरान हमें ज्ञात होता है कि प्राय हम ये कर रहे हैं कि उसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने हैं। हमारे कारनामों से प्रकृति संतुलित चरमरा कर भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ है जिससे क्रियाकलापों को प्रभावित नहीं कर रही है। ओजोन इसका एक अपवाद नहीं है। यह परिच्छेद हमारे पाठ्यपुस्तक में ही है, जिसे हम यहाँ पर वाचन किए हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? ओजोन छतरी। अगर हम छाते का नाम लें तो विद्यार्थी आपको भी पता है, जो छतरी होती है वो हमें धूप से, हमें बारिश के पानी से बचाता है, हमारी रक्षा करता है। उसी तरह से जिस तरह से छतरी हमें सुरक्षित रखता है,
उसी तरह से ओज़ोन लेयर भी हमें पराबैंगनी किरणों से, विषैली किरणों से सुरक्षित रखता है। क्यों? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें अगर धरती पर आ जाएं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगी, अर्थात इससे हमें कैंसर हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है। और इससे सुरक्षित रखने के लिए ओज़ोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आइए अब देखें कि ओज़ोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। ओज़ोन हमारे लिए ज़रूरी है, ओज़ोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ये वरदान है, तो इसका विघटन क्यों हो रहा है? अगर सोचिए आप, जो हमारी रक्षा कर रहा है, अगर उसका विघटन होने लगे तो विद्यार्थियों, उसका विघटन होने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी? जब ओज़ोन लेयर ही नहीं रहेगा तो पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे धरती पर प्रवेश करेंगी, और सीधे हमारे धरती पर प्रवेश करेंगी तो सोचिए हमें कितना नुकसान होगा, हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होगा, ये विचार कीजिए विद्यार्थियों। चलिए परिच्छेद देखते हैं। अब देखिए कि ओज़ोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाई, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग वगैरह से प्रशीतक का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात क्या? जो फ्रिज और जो एसी, एयर कंडीशन है, पहले इसे बनाने के लिए अमोनिया गैस तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता था, जो जब एसी और फ्रिज चलता था तो इन गैसों का पर्यावरण में घुलना मिलना था, और यह गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था, और ये गैस हमारे ओज़ोन लेयर को क्षति पहुंचाते थे, जिसके वजह से आपने सुना भी है विद्यार्थियों कि ओज़ोन लेयर में एक छेद हो गया है, और वो छेद अगर बड़ा होगा तो वो हमारे लिए नुकसान है। इसीलिए आपको यह पाठ दिया गया है। लेकिन इसके इस्तेमाल से अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरण, ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। जैसे हमने देखा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस थे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, और ओज़ोन लेयर को भी क्षति पहुंचा रहे थे। वैज्ञानिकों को एक अरसे से इसके विकल्प की तलाश थी, और इन कमियों से के द्वारा उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC नामक यौगिक की खोज। इन्होंने प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि लाई। जब पर्यावरण को, ओज़ोन परत को सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया से नुकसान होने लगा अत्यधिक, तो वैज्ञानिकों ने खोज निकाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह क्रांतिकारी परिवर्तन है। अध्ययन से पाया गया है कि रसायन सर्वोच्च प्रशीतक को हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी है। देखिए विद्यार्थियों, कभी कभी यहाँ पर संजाल पूर्ण करने के लिए भी आता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं हैं, ये रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है तथा अज्वलनशील भी है। प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला है। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली है। आज एसी, फ्रिज जैसे वस्तुओं में सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया का प्रयोग किया ही नहीं जा रहा है। आज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन
का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह नुकसान नहीं पहुंचाता। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाई, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। CFC के खोज से अब प्रदूषित होने के लिए जो गैस सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया थी, उसका प्रमाण कम होने लगा। अब दवाइयों में इसका उपयोग होने लगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको क्लोरोफ्लोरो कार्बन दिखाई देगा। यहाँ पर जो है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, फ्लोरो भी है, क्लोरीन भी है और यहाँ पर कार्बन भी है। इससे बनता है हमारा जो है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कि आज के फ्रिज, एयर कंडीशन, स्प्रे, दवाइयाँ, ऐसी कई चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाली गैस ओजोन परत तक पहुँचती नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने देखा कि किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, किस तरह से ओजोन लेयर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है। अब उसकी जगह क्लोरोफ्लोरो कार्बन ने ले ली है। अब ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन किस तरह से उपयोगी है, ओजोन परत के लिए किस तरह से ये वरदान है, या फिर ओजोन परत को हमें किस तरह से सुरक्षित रखना है ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रहे, वह हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों,